बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुशामदीद। आज बेटा हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स का क्विक रिव्यू करेंगे। इससे पहले बेटा हमने इसी चैप्टर का क्विक रिव्यू कर चुके हैं जो कि सेट्स और उसकी काइंड्स के ऊपर था। ये बेटा हमारा क्विक रिव्यू का सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा सेट्स और लॉजिक्स का आपस में क्या रिलेशन है। बगैर वक्त ज़ाय किए हम इसको देखते हैं बेटा कि इंडक्टिव लॉजिक क्या होता है और डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है। लेट्स सी, देखते हैं बेटा। जी बेटा, व्हेन वी ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम द लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर एक्सपीरियंस, दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन इज कॉल्ड इंडक्शन। जो बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वहां से हम जो रिजल्ट्स जो है वो डिड्यूस करते हैं, हम उसको बेटा कहते हैं कि ये क्या है बेटा, इंडक्शन है, यानी इंडक्टिव लॉजिक्स है। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, देखिएगा जरा, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अच्छा, उन एक्सपेरिमेंट से बेटा हम कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। तो वो जो इसको कहते हैं, ऐसे लॉजिक्स को कहते हैं बेटा हम इंडक्टिव लॉजिक्स। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं कि जी आपने एक देग पकी हुई है, आपने ये चेक करना है कि ये अच्छी है या बुरी। तो आपने क्या करना है, आपने बस एक दो बाइट लेनी है, आपको वहां से पता चल जाएगा ये इसका टेस्ट अच्छा है या बुरा। सारी की सारी थोड़ी खाएंगे। ठीक है। अच्छा, सेब पड़े हुए हैं, सेब मीठे हैं कि नहीं, आप एक दो टेस्ट करेंगे, एक दो एक्सपेरिमेंट करके, यानी एक दो आप करेंगे, उसके टेस्ट करेंगे, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि जितने भी ये यहाँ पे सेब पड़े हुए हैं ये सारे के सारे क्या है, अच्छे टेस्ट के हैं, अगर वो जो आपने एक दो चेक किए हैं अगर वो अच्छे टेस्ट का है। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा आप ये कह सकते हैं कि आप माल्टे पड़े हुए हैं। ठीक है, माल्टे हैं तो आप एक दो खाते हैं, तो आप एक दो माल्टा खाते हैं तो वहां से आपका उससे गला खराब हो जाता है। ठीक है, वहां से आप ये अंदाजा लगा लेते हैं कि जनाब ये जो खट्टे माल्टे होते हैं ये गला खराब करते हैं। ठीक है, तो आप दो तीन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वहां जो आप रिजल्ट्स निकालते हैं, ऐसे लॉजिक्स को हम कहते हैं बेटा इंडक्टिव लॉजिक्स। क्या कहते हैं बेटा, इंडक्टिव लॉजिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बात होगी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हम ये यहां पे देखते हैं जी कि डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है। व्हेन वी ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सेप्टेड आर वेल नोन फैक्ट्स। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं जी, यानी रिजल्ट से जो एक्सेप्टेड और वेल नोन है वहां से हम क्या करते हैं, कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, उसको फिर हम बेटा क्या कहते हैं जी, ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम द प्रोमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्टिव। उसको हम बेटा बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक्स। यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे बेटा हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, ये गौर करिएगा जरा, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, उस रिजल्ट से हम कुछ केसेस निकाल लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, कुछ केसेस निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। और ये जो रिजल्ट से जो केसेस निकलते हैं, आप उसको कहते हैं बेटा ये क्या है जी, डिडक्टिव लॉजिक्स है। ठीक हो गया। और ये बड़े स्ट्रोंग होते हैं, इसको कभी भी गलत नहीं किया जा सकता। बात की समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी जितने भी दुनिया में मर्द हैं वो मर जाएंगे एक दिन। ठीक है, जो मतलब इसमें कोई दो राय भी नहीं है। ठीक है, जितने भी लोग हैं और चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, उस पर तो यकीन है कि जो भी दुनिया में आए उसने चले जाना है। अगर आपने ये वेल नोन फैक्ट आपने मान लिया है कि जी तमाम मर्द मर जाएंगे, अब वहां से आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे, वहां से बेटा आप कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जनाब चूंकि मैं भी मर्द हूं इसीलिए भी मैं भी मर जाऊंगा। समझ आ रही है। यानी एक रिजल्ट है जो कि फैक्ट है, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। वहां से जो आप क्यूरी निकालेंगे, यानी जो डिडक्ट करेंगे चीज, उसी से उसको बेटा आप बोलेंगे जी ये क्या है जी, डिडक्टिव लॉजिक है। सही है। फॉर एग्जांपल एक मैं और एग्जांपल देता हूं आपकी बुक से ही, कि आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई अपर ट्राइंगल हो या अपर ट्राइंगल हो या लोअर ट्राइंगल हो, ठीक है, लोअर ट्राइंगल हो, आपने कहा जब भी आप इसका कोई डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्या करते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात की समझ आ रही है। आप उसको क्या करते हैं जी, देखिए दोबारा सुन लें, आपने पढ़ा था कि अपर और लोअर ट्राइंगल जब होती है आप उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही उसका क्या होता है जी, आंसर होता है।
ठीक है, वही क्या होता है, आंसर होता है। और आपने ये एक रिजल्ट है आपके पास। अब आपने यहां से अब आपको पता है कि ये जो अपर और लोअर ट्राइंगल होते हैं, ये असल में अपर ट्राइंगल होती है और जो लोअर ट्राइंगल होती है, असल में ये इन दोनों को पढ़ लेते हैं आप, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी बोल लेते हैं। तो आपने यहां से ये निकाला कि जनाब ये जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी वही होता है। बात की समझ आ रही है? तो यानी असल में डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, जिससे आप एक रिजल्ट से जो कुछ केसेस निकालते हैं आप उसको कहते हैं बेटा डिडक्टिव लॉजिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप जहां पे देखना चाहें कि सर इन दोनों लॉजिक्स में से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो बेटा वो डिडक्टिव लॉजिक्स ही है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में थ्योरम्स वगैरह किए, उन थ्योरम से बेटा जो आप रिजल्ट्स नेक्स्ट निकालते थे वो सारे के सारे डिडक्टिव लॉजिक से। आज जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जितने भी करेंगे ट्रू फॉल्स वाले लॉजिक्स वाले, वो सारे के सारे बेटा डिडक्टिव लॉजिक्स के ऊपर ही होंगे। बात की समझ आ रही है? ये याद रखिए, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक है वो डिडक्शन है, और जो इंडक्शन है ये जरा वीक है। और ये मैं इसकी रीजन बताता हूं ये वीक क्यों है। देखिएगा जरा, देखिएगा बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल देने लगा हूं जो चैप्टर नंबर 8 में है, बड़ी फेमस है, उसको जरा देखिएगा। ये किसमें, इंडक्टिव लॉजिक्स। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने लगा हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ है कि ये एन की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन आपके पास आ जाता है, ये सीक्वेंस कह ले, तो ये क्या जी, एन स्क्वायर है माइनस एन है और प्लस 41। अच्छा, ये ऐसा है। अच्छा, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स देता है जैसे जैसे आप एन की वैल्यू को चेंज करते हैं। एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अच्छा, अगर आप एन इज इक्वल टू 1 रखें तो आपको क्या मिलता है, एन 1। ये देखिएगा जरा, एन और ये आ गया 1 प्लस 41। अब ये इसे कट जाएगा, हमारे पास आ गया 41। देखिएगा जरा, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ गया 2। अच्छा, जहां जहां एन ने 2 रख लीजिए, ये आएगा बेटा 2 स्क्वायर माइनस आ गया 2, ये आ गया बेटा 41। ये 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 2, ये आ गया बेटा 41। ये आ गया बेटा 2 प्लस 41 यानी 43। देखिए आपके पास 41 आया, एन इज इक्वल टू 1 पुट करके वो भी प्राइम नंबर, 2 पुट किया 43 आ गए वो भी प्राइम नंबर। इसी तरह बेटा आप 1 पुट करेंगे तो 41 आ गया। देखिए देखते जाइएगा, आपने एन इज इक्वल टू 2 पुट किया, आपके पास 43 आ गए वो भी प्राइम नंबर आ गया। इसी तरह आपने बेटा 3 पुट किया, आपके पास 47 आ जाएगा। जब आप इसमें बेटा 4 पुट करेंगे आपके पास 53 आएगा। आप बेटा 5 पुट करेंगे आपके पास 61 आएगा। इसी तरह आप देखते जाएं, आपके पास ये जितने भी आएंगे सारे के सारे नंबर्स आएंगे। अच्छा, ये जितने भी लिमिटेड आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके लिए ये जो आपके पास सीक्वेंस है ये तो ठीक आ रहा है, लेकिन जब आप 41 पे जाएंगे तो ये इसकी बस हो जाती है। ठीक हो गया। ये मैं आपको फॉल्ट बता रहा हूं इंडक्टिव लॉजिक्स का, कि जब आप लिमिटेड एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहां से कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं तो उसमें कुछ खला रह जाता है, कुछ गलतियां रह जाती हैं। देखें, आपने 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करते गए, आपको प्राइम नंबर ही मिलते गए, लेकिन जब आप 41 पे गए तो फिर क्या हुआ देखिएगा जरा। अब जहां जहां एन है 41 लगाइए, 41 लगाइए। अच्छा जी, यहाँ 41 का स्क्वायर माइनस 41 प्लस 41। ठीक है, अब ये से कट गया, आपके पास आ गया 41 का स्क्वायर। अच्छा, प्राइम नंबर तो वो होता है जिसके अंदर 2 डिवाइजर होते हैं, एक होता है 1, एक वो इटसेल्फ होता है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके 2 डिवाइजर होते हैं, एक 1 एक इटसेल्फ। अब यहाँ पे 41 के कितने डिवाइजर है, अच्छा एक तो 41 डिवाइजर है। अच्छा, फिर और एक बेटा 40, और दूसरा क्या है, दूसरा बेटा 41 का स्क्वायर ही इसका डिवाइजर है। और अच्छा, तीसरा कौन सा, तीसरा बेटा 1 भी डिवाइजर है। तो इसके कितने डिवाइजर हो गए, ये एक 41, दूसरा 41 स्क्वायर और फिर 1, तो इसके मोर देन 2 डिवाइजर्स हो गए। इसका मतलब है आपने 41 पे जाके देखा तो ये जो आपने सीक्वेंस लिया है ये तो जाके गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब है कि यही फॉल्ट है इंडक्टिव लॉजिक का। बात की समझ आ रही है? इसका मतलब है ये जो डिडक्टिव लॉजिक है ये ज्यादा स्ट्रोंग है किससे, इंडक्टिव लॉजिक से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा करते हैं, मेरे ख्याल में मैं काफी डिटेल से समझा दिया है, आगे चलते हैं जी। बेटा प्रोपोजिशन क्या होती है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है या तो वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है एट अ टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको कहें जी ये सही भी है और गलत भी है। ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं बेटा, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं बेटा स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन। याद रखिए, ये आपने नोट कर लेना है कि स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन एक ही चीज है। ठीक है, ये देखिए डेफिनेशंस, बच्चे कहते हैं सर पेपर्स में 2 को आती हैं तो हम क्या याद करें। याद रखिए डेफिनेशंस आपको एमसीक्यूज की सूरत में भी आ सकती है।
ठीक है। और एमसीक्यूज भी सूरत में आएंगी और आपको वैसे भी आ सकती हैं। तो हर चीज़ बेटा नंबरों के लिए नहीं करते, कुछ चीज़ें सीख लेके नहीं भी करते। जब आप मैथ सीखने की तरफ जाएंगे तो मार्क्स भी आ जाएंगे, जब आप मार्क्स की दौर में जाएंगे तो मैथ भी नहीं आएगा और नंबर भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट चलते बेटा, फॉर एग्जाम्पल लाहौर इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये बात ठीक है, 1+2=5, बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहा है ये बोथ स्टेटमेंट जो है, यानी लाहौर इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान और 1+2=5, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड जो है वो फॉल्स है, सेकंड जो है वो फॉल्स है। तो देखें लाहौर इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान, अब ये क्या है, एक प्रोपोजिशन है। क्यों? क्योंकि या तो आप इसको सही कह सकते हैं या गलत। ऐसे नहीं कह सकते कि ये जो बयान है कि लाहौर इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान ये सही भी है और गलत भी है, ऐसे तो नहीं कह सकते। सही है, या तो ये ठीक है या गलत है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और 1+2=5, ऐसा नहीं कह सकते कि ये गलत भी और सही भी है, ऐसा नहीं हो सकता। आप यही कहेंगे जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1+2=3 होता है, 5 नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें आप या कह सकते हैं फॉल्स या कह सकते हैं बेटा ये ट्रू, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते। नेक्स्ट बेटा चलते हैं अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अच्छा, मैंने ये अरिस्टोटेलियन लॉजिक बेटा असल में डिडक्टिव लॉजिक ही है। देखिए हमने पढ़े दो लॉजिक्स है, एक इंडक्टिव एक डिडक्टिव लॉजिक, लेकिन हम जो डिस्कस करने लगे हैं इस बुक के अंदर वो सारे के सारे डिडक्टिव लॉजिक है। बात की समझ आ रही है? डिडक्टिव लॉजिक इन विच एवरी स्टेटमेंट इज रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, इज कॉल्ड अरिस्टोटेलियन लॉजिक। बेटा अरिस्टोटेलियन लॉजिक होता है जिसमें या तो कुछ सही हो सकता है या फॉल्स, उसको कहते हैं बेटा अरिस्टोटेलियन लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसके अंदर दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसा भी आप इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन फेंक दिया, ठीक है, उसका हेड आ सकता है और यहाँ टेल आ सकता है, इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या है? अरिस्टोटेलियन लॉजिक है। ठीक है, आपने क्या किया जी, लाइट जो है, आप लाइट का बटन है वो यहाँ आप ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि आपने ऑन भी रखा हुआ है और ऑफ भी रखा हुआ है। सही है, तो ये बात याद रखनी, या तो ट्रू आए या फॉल्स आए और दूसरी तीसरी कोई पॉसिबिलिटी ना हो, ऐसे लॉजिक को, ऐसे डिडक्टिव लॉजिक को हम कहते हैं अरिस्टोटेलियन लॉजिक। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी, फॉर एग्जांपल A+B कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। वो कह रहा है कि ये स्टेटमेंट या तो सही हो सकती है या गलत, दोनों नहीं हो सकती, इसलिए ये अरिस्टोटेलियन लॉजिक की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। ये क्या होती है बेटा? डिडक्टिव लॉजिक होती है। एक डिडक्टिव, मैंने बोला कि हम ये सारी की सारी नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो डिडक्टिव लॉजिक के ऊपर ही करेंगे। जितने हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे डिडक्टिव के ऊपर होंगे। इंडक्टिव को बस हमने डिस्कस किया है स्टार्ट पे। ठीक है, ये डिडक्टिव लॉजिक होता है इन विच देयर इज अ स्कोप फॉर थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी, इज कॉल्ड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। तो बेटा नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक ये होता है जिसके अंदर कोई थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी भी होता है, यानी आप ट्रू और फॉल्स है ना, तो उसके हट के भी कोई आपके पास जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप उन दोनों पे ही बाउंड हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता नॉन अरिस्टोटेलियन में। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, तो गुड जी इसको कर ले बेटा आप, फॉर एग्जांपल आप इसको कर लेते हैं जी गुड स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अच्छा जी देखें जी गुड स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर आप कहते हैं जी गुड स्टूडेंट्स के बारे में बात, अब देखिए आप एक क्राइटेरिया सेट कर लें। ठीक है, अब क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं जी, जो मैथ्स के अंदर अगर कोई 90 नंबर लेता है, 90+ नंबर लेता है, तो आप उसको गुड स्टूडेंट की कैटेगरी में लेंगे। देखिए क्या किस में लेंगे? गुड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में, जो 90 से प्लस लेता है। और आप एक कैटेगरी बना लेते हैं जनाब कि जो स्टूडेंट 100 में से 70 में से अगर ले लेता है जी 80 मार्क्स, आप उसको कहते हैं कि जी ये दरमियाना बच्चा है। ठीक है जी, तो फिर उसको आप कह लीजिए फेयर है, ना ये टू गुड ना टू बैड, यानी ये दरमियाना बच्चा है। ठीक है, आप कहते हैं जी ऐसा बच्चा जो बिलो 60 जाता है, बिलो 60% मार्क्स जाता है, तो आप कहेंगे जी ये क्या है जी, एवरेज है। ठीक है, एवरेज है, या उसका खदशा है कोई फेल ना हो जाए। तो ये आपने देखे पॉसिबिलिटीज बना दी हैं। अच्छा, गुड स्टूडेंट्स की जारी बात है, कुछ ना कुछ तो आपने कोई बाउंड्री बनानी है। जब आप एक कह ले कि जब एक आप पेपर देते हैं मैथ का या कुछ किसी सब्जेक्ट का, तो कोई ना कोई तो क्राइटेरिया सेट करते हैं कि जी आपने पास करना है या फेल करना है, और आपने उसको गुड स्टूडेंट्स में लाना है, बैड में लाना है, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया सेट करते हैं।
तो वो सारे का सारा बेटा नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो जब 90 प्लस मार्क्स पे जा रहे तो गुड स्टूडेंट, इसका मतलब देखिए जरा गौर करिएगा, अब 90 से 91 आएगा, इसका मतलब वो भी गुड स्टूडेंट है। 92 ले लेता है वो भी गुड स्टूडेंट है। अगर कोई स्टूडेंट 93 लेता है वो भी, इस तरह ऊपर भी जाएंगे तो 92। इसी तरह 71, 72, 73 ये सारे के सारे फेयर हो गए। अब इससे नीचे भी जाता है तो वो क्या होगा, देखें आपने क्या जी, ये गुड स्टूडेंट्स है, फिर आपने कहा जी ये नॉट, ना आप इसको कहेंगे जी गुड भी है, आप इसको ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, ज्यादा बुरा भी नहीं, यानी दरमियाने दर्जे का जो है उसको आप फेयर कह लेंगे। और जो बिलो 60 आप उसको कह रहे हैं ये नालायक है, एवरेज है, बिलो एवरेज कह लें, एवरेज तो नहीं, एवरेज तो फेयर में ही आ जाएगा, अब बिलो एवरेज कह लें। तो ये बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे जो बिलो 60 जाएंगे, तो बेटा वो 50 वाला भी हो सकता है, 40 वाला भी हो सकता है, इस तरह मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो देखिए इसमें आपने क्राइटेरिया कितना सेट कर लिया, ये ज्यादा एक्सप्लेन करता है लॉजिक्स को, नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर गौर करें आप उसकी बात पे, इस पे अरिस्टोटेलियन लॉजिक पे, तो वो आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन देता है, या तो वो आपको बता देता है कि चीज ठीक है, या वो बता देता है गलत है। गौर करिएगा जरा, या तो वो कहता है जी ट्रू है, या वो कहता है जी फॉल्स है, कोई तीसरी ऑप्शन जो है वो नहीं देता, ठीक है। यानी ये जो अरिस्टोटेलियन लॉजिक है ये ज्यादा आपको एक्सप्लेन करता है, ये क्या करता है बेटा, ज्यादा एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो अरिस्टोटेलियन लॉजिक है ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, या तो वो हाँ कर देता है या ये ना कर देता है, फौजियों की तरह, इसमें कोई तीसरी ऑप्शन नहीं आती। तो बेटा आप कह सकते हैं कि जो नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक है ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो बेटा ये नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक ये ज्यादा बेस्ट है। जिस तरह हमने बोला कि डिडक्टिव लॉजिक ये जो है वो ज्यादा हमारे लिए बेस्ट है। ये बेटा आपने चीजें नोट कर लेनी है। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल इन ए स्टैटिकल एंड सोशल साइंसेज, बेटा स्टैट के अंदर, सोशल साइंसेज के अंदर जाएं, इट इज सम टाइम नॉट पॉसिबल टू डिवाइड ऑल स्टेटमेंट इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस। तो आपको ये स्टेटमेंट की समझ नहीं होगी। तो देखो बेटा कह रहा है कि अगर हम सोशल साइंसेज और स्टैटिकल में जाएं तो वहाँ पे हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस नहीं मिलती। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस का मतलब है कि एक बिल्कुल यस कह रहा है और दूसरा बिल्कुल नो कह रहा है, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी इनमें कुछ भी, ये देखे ना, एक बंदा हाँ कह रहा है एक बंदा ना, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ये म्यूचुअली क्या हो गए, एक्सक्लूसिव हो गए, ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि वहां पे जब हम सोशल साइंसेस पे जाते हैं या हम स्टैटिक के अंदर जाते हैं तो हमें नॉन अरिस्टोटेलियन की जरूरत पड़ती है। नॉन अरिस्टोटेलियन आपको पता है कि ये कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। बात की समझ हो रही है। ये बेटा आपको यहाँ से आपको डेली यूज का भी पता चल गया कि नॉन अरिस्टोटेलियन कहाँ पे यूज होते हैं। नेक्स्ट बेटा हम करते हैं जी, यहाँ पे बेटा हम पढ़ने लगे बेसिक लॉजिक्स, बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़ने लगे बेटा। ये क्या जी, निगेशन। निगेशन को आप नॉट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, नॉट। गौर करते जाइएगा, निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट पी इज डिनोटेड बाय नॉट पी। यानी हमारे पास एक स्टेटमेंट पी है तो उसको, उसका निगेशन क्या होगा, नॉट। इसको बोलते हैं बेटा नॉट पी। क्या पढ़ते हैं, नॉट पी। इस तरह बेटा इसको रीड करते हैं। डिफाइंड एज पी इज ट्रू देन नॉट पी इज फॉल्स, एंड इफ पी इज फॉल्स देन नॉट पी इज ट्रू। यानी उल्ट कर देना। अच्छा जी, नॉट पी पे क्या करते हैं, ये ट्रू कह रहा है, आपने उल्टी करना है क्या करना है आपने उल्टे, ये ट्रू है तो क्या कर देना, फॉल्स। अगर कोई फॉल्स है तो ट्रू। देखिए यहाँ पे क्या है, पी की, पी क्या कह रहे हैं जी, आपने पी एक प्रोपोजिशन है, आपने पढ़ा था प्रोपोजिशन या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है, कोई तीसरी नहीं होती। तो बेटा दो लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या तो वो ठीक करेंगे या गलत, ये दो पॉसिबिलिटी लिख ली। अच्छा अब इनके नॉट निकाले, नॉट निकालेंगे तो क्या होगा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कर देना, बस उल्ट कर देना आपने इसको। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। आगे बेटा चलते कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन को एंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एंड। और इसको लिखते कैसे हैं, यानी ये देखें पी एंड क्यू, क्या बोलते हैं इसको बेटा, पी एंड क्यू, सही है। ये आगे कंजक्शन वर्ड में, कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाय दिस, डिफाइंड एज इफ पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू देन पी एंड क्यू इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक हो गया। तो बेटा ये क्या होगा, वो कह रहा है कि अगर पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे तो फिर ट्रू हो सकता है, वरना बाकी जितने भी केसेस होंगे वहां पे फॉल्स होगा। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं, यहां पे देखिए हमारे पास, यहां पे हमें क्या कह रहा है, यहां पे बेटा हमें कह रहा है कि ये पी है, पी नॉट है, और ये बेटा पी एंड क्यू है। चलें जी, ये नॉट पी नहीं है, यहां पे लगाना चाहिए था उसको क्यू, ठीक है। अच्छा जी, पी और क्यू है, तो यहां पे देखिए आप,
यहाँ देखिए ये दोनों ट्रू हैं, हमने पढ़ा कि कंजक्शन वो होता है या एंड वो होता है जिसमें दोनों ट्रू हो तो ट्रू हो सकता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू। बाकी कुछ भी केसेस हैं, देखिए ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई एक भी अगर फॉल्स आएगा तो फॉल्स, ये देखिए इनमें एक फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, इसमें एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, इसमें एक भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, इसमें एक भी फॉल्स नहीं है तो ट्रू। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक भी अगर फॉल्स आए तो फॉल्स हो जाता है, किसमें, कंजक्शन में, एंड में, ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दोनों ट्रू हो, पी और क्यू, ठीक है, दोनों अगर ट्रू हो तो फिर ट्रू होगा, बाकी सब केसेस में फॉल्स आएगा, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। आगे बेटा डिसजंक्शन है, इसको बेटा आप आर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और यहां आप सिंबॉलिकली भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आर क्यू। कैसे पढ़ेंगे इसको बेटा, पी आर क्यू, ये जरा नोट करते जाइएगा। डिफाइंड है, इसको क्या करते हैं जी, इफ पी एंड क्यू बोथ आर फॉल्स, ये बेटा अगर दोनों हमारे पास फॉल्स है तो देन पी एंड क्यू इज फॉल्स है, अदरवाइज पी एंड क्यू इज ट्रू। तो ये बेटा याद रखिएगा कि अगर पी और क्यू दोनों गलत हैं तो फिर हम कहेंगे देन पी एंड क्यू इज फॉल्स, अदरवाइज पी एंड क्यू इज ट्रू। यानी दोनों अगर पी और क्यू हमारे पास फॉल्स हैं तो फिर पी आर क्यू बेटा हमारे पास फॉल्स आएगा, वरना ट्रू आएगा। देखते हैं बेटा नेक्स्ट, उसका टेबल भी बना हुआ है, उसको देखते हैं जी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जी बेटा, ये हमें क्या कह रहा है जी, उसको जरा देखें। ये हमें कह रहा है कि ये पी है, ये बेटा हमारे पास क्यू आना था। अच्छा पी और क्यू, इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स कब आ रहा है, जब दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। जब फॉल्स कब आ रहा है, जब दोनों फॉल्स है, बाकी हर सूरत में ट्रू आ रहा है। बात की समझ आ रही है। वहां पे क्या था, जो लास्ट आपने डिस्कस किया, वहां पे क्या था, वहां पे आपने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा कंजक्शन के अंदर, जो लेकिन जो डिसजंक्शन है वहां पे आप क्या देख रहे हैं, वहां पे आप देख रहे हैं कि अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, ठीक है। बस आपने ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, ये खुद ही आपसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एक भी, आर में आप ये भी सकते हैं अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए इन दोनों में से एक ट्रू है, बल्कि दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, इन दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, इन दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स आएगा, ऐसे भी कर ले, ठीक हो गया। तो यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं याद इसको कि पी आर क्यू, पी एंड क्यू, इसमें क्या होता है कि एक भी अगर आपके पास क्या आ जाता है जी, फॉल्स आता है तो फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। और पी आर क्यू में क्या होता है बेटा, एक भी जी ट्रू हो तो ट्रू होता है, तो ट्रू होता है। ये चीजें नोट कर लें आप, इसके लिए बड़ी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। और या जिस तरह आप बुक ने बताया हुआ आप वैसे भी कर लें कि जनाब अब आपके पास फॉल्स तभी आएगा जब दोनों फॉल्स होंगे, ऐसे भी कर लें। ये तो बेटा बस तरीके हैं याद रखने के। नेक्स्ट बेटा इंप्लीकेशन और कंडीशनल क्या होते हैं। देखिए बेटा कंपाउंड स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू, इस पी इंप्लाइज क्यू को हम कहते हैं बेटा इंप्लीकेशन, या दूसरा नाम है कंडीशनल। देखिए आपने ये नाम जो मुख्तलिफ आपको बता रहा है ये आपने याद रखने हैं, भूलना नहीं है, ये आपकी हेल्प करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये सारा मामला जो है एमसीक्यूज के लिए कर रहे हैं हम। अच्छा इसको इंप्लीकेशन भी कहते हैं, कंडीशनल भी कहते हैं। याद रखिए अगर आपके पास पी और क्यू है, पी इंप्लाइज क्यू, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसको आप इंप्लीकेशन या कंडीशनल बोलते हैं। याद रखिए ये जो पहला एलिमेंट है पी, उसके नाम है, उसको बोलते हैं यहाँ एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं बेटा, एंटीसीडेंट, या ये बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बेटा हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोथेसिस। देखिएगा जरा, थीसिस, ठीक है। और याद रखिए ये जो क्यू है, क्यू को बेटा आप बोलेंगे कंसिक्वेंट, हाँ कंसिक्वेंट जी बेटा, या ये बोलेंगे, या आप इसको बोलेंगे जी कंक्लूजन, कंक्लूजन, ठीक है जी। चल ये आ गया, ये नाम याद रखने आपको एमसीक्यूज में कह सकता है। अगर पी और क्यू है तो पी को क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट कहेंगे, या हाइपोथेसिस भी कहेंगे, और क्यू को बेटा कहेंगे कंक्लूजन या कंसिक्वेंट। ये बेटा आपने याद रखनी है, दोनों नाम याद रखने। एमसीक्यूज में आपको किसी तरह ये चीजें पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा जी आगे कह रहा है कि पी इंप्लाइज क्यू में क्या होता है, वो कह रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट रिगार्डिंग एज फॉल्स ओनली व्हेन द फर्स्ट पी इज ट्रू एंड द सेकंड इज क्यू। वो कह रहा है कि ये याद रखिए कि P इंप्लाइज Q, ये जो आपके पास इम्प्लीकेशन है या इसको कंडीशनल का है, इसका आंसर जो है वो कह रहा है कि उसी सूरत में आपके पास फॉल्स हो सकता है जब पहला हमारे पास P जो है वो ट्रू हो और दूसरा जो Q है वो बेटा फॉल्स हो, तभी उसी सूरत में ये फॉल्स हो सकता है और कोई आपके पास सूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा हम इसको करने की भी कोशिश करते हैं।
देखें जी, ये P हमारे P और Q है, देखिए जरा ये P और Q है, तो आप इसको देखें जी, ट्रू और ट्रू। देखें किस सूरत में आपके पास फॉल्स आएगा, जब P हमारे पास ट्रू हो और Q हमारे पास फॉल्स हो, फिर आपके फॉल्स है। बाकी देखिए कोई भी केस हमारे पास बना है, सबका आंसर हमारे पास ट्रू आया, सबका आंसर ट्रू आया, सबका आंसर ट्रू आया। ठीक हो गया, ये बस आपने याद रखनी है। आगे बेटा बाई कंडीशनल है, पिछला हमने कंडीशनल पढ़ा था, कंडीशनल क्या था, P implies Q। अब बाई कंडीशनल, बाई दो को कहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है यहां दूसरी तरफ भी जा ले जाना है, Q implies P, ठीक है। यानी इसको एक्सपैंड करें तो ये क्या बनता है, ये किसके इक्वल होता है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये क्या, इसका क्या मतलब होता है, पहले P से Q जाना है एंड फिर क्या करना है, Q से P की तरफ जाना है, Q implies P। ये बेटा ये इसके इक्वल होता है, याद रखिए ये इसके इक्वल होता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, नोट कर ले आप। अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म P implies एंड implies बैक भी इसको पढ़ते हैं। ये इस स्टेटमेंट को क्या पढ़ते हैं बेटा, बाई कंडीशनल में पढ़ते हैं, implies एंड implies बैक भी पढ़ते हैं, या इफ एंड ओनली इफ भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं बेटा, इफ एंड ओनली इफ, ऐसे भी पढ़ लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ P, इसको इफ एंड ओनली पढ़े, या implies एंड implies बैक, ऐसे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखें, इफ P इफ एंड ओनली इफ Q इज कॉल्ड बाई कंडीशनल या इक्विवेलेंस। ये देखें दो नाम हो गए बाई कंडीशनल के, कि एक तो बाई कंडीशनल हो गया, एक बेटा इसका नाम इक्विवेलेंस हो गया। ये याद रखने हैं नाम मुख्तलिफ, ये आपने भूलने नहीं है। बाई कंडीशनल इज ट्रू है व्हेन P एंड Q हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज। वो कह रहा है कि बाई कंडीशनल जो है ये ट्रू तभी होता है जब उनकी वैल्यू सेम हो, या तो ये दोनों ट्रू हो, P और Q, ये देखिए P और Q दोनों ये ट्रू हो तो फिर इसका जो आंसर है वो ट्रू होगा। ठीक है, तो या ये दोनों फॉल्स हो तो फिर इसका आंसर ट्रू होगा। ठीक है, अदरवाइज आप ट्रू फॉल्स कर लें, ठीक है, तो फिर भी फॉल्स आएगा, या आप फॉल्स ट्रू कर लें तो फिर भी आपका आंसर फॉल्स आएगा। ये असल में उसके समझाने की बात है कि दोनों सेम हो P और Q तो आपका आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा जी, ट्रू आएगा। ठीक है, ये कब ट्रू आएगा, जब P और Q दोनों क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज बेटा फॉल्स होगा। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं आगे, क्या कहता है वो देखते हैं जी। नेक्स्ट बेटा ये देखिए implies एंड implies बैक की बात कर रहा है, उसको बेटा देखते हैं क्या कहता है हमें जी। बेटा ये क्या कह रहा है, दोबारा P और Q है, तो ये क्या कह रहा है, P और Q है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये कह रहा है कि दोनों सेम हो। ये देखिए ट्रू ट्रू सेम है तो ट्रू आ गया, अच्छा फाल्स फाल्स सेम है तो मेरे पास ट्रू आ गया, जब सेम होगी तो ट्रू आएगा। अब ये भी डिफरेंट है, ट्रू और फाल्स तो फाल्स आएगा, फाल्स ट्रू ये भी डिफरेंट है तो फाल्स आएगा। ठीक है, इतनी सी बात है बेटा, ये बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आप बेशक अपनी बुक में उर्दू में लिख लें, जब ये क्विक रिव्यू वाला लेक्चर सुनते हैं आप तो बेटा आप नोटबुक रख लें, पेन से रख लें, और साथ साथ कुछ चीज़ें जो है वो नोट करने वाली उसको नोट भी करते जाएं, वो आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं जी, कंडीशनल रिलेटेड विद गिवन कंडीशन। तो इसको बेटा हम देखते हैं, P अगर इम्प्लाइज Q है तो हम उसका कन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, कंट्रापोजिटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये देखना है। देखिए बेटा आपके पास अगर एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आ गई है जी, वो क्या है जी, अब आपके पास P इम्प्लाइज Q है, देखिए ज़रा, और इसका आपने कन्वर्स फाइंड करना है, फिर आपने फाइंड करना है जी उसका इन्वर्स, गौर करते जाइए, फिर आप चाहते हैं जी उसका आप कंट्रापोजिटिव भी फाइंड कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ें थे। देखिए P इम्प्लाइज Q है, इसका आप कन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ज़रा आप इसका कन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, आप P इम्प्लाइज Q है, Q से P कर दें, Q से P कर दें। ठीक हो गया, आपने मोतरा से डस्का जाना है, आप डस्का से मोतरा चल जाए, कन्वर्स करते हैं, उल्ट करते हैं आप। और इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है जहां जिसके साथ नाट नहीं लगा लगा दें, जिसके साथ लगा हुआ है उतार दें, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, ये देखिए दोनों के साथ अगर आप गौर करें तो नाट नहीं लगा हुआ तो नाट P लगा दें, इम्प्लाइज नाट Q लगा दें, ये इसका इन्वर्स है। अच्छा कंट्रापोजिटिव क्या होता है, कंट्रापोजिटिव देखिए कन्वर्स में क्या किया आपने, उसकी रिप्लेसमेंट कर दी, इसको इधर ले गए इसको इधर, और इन्वर्स में क्या किया, जिसके साथ नाट नहीं लगे लगा दिए, तो देखिए ये। और कंट्रापोजिटिव क्या होता है, ये कन्वर्स और इन्वर्स का कंबाइन इफेक्ट होता है, यानी आपने क्या करना है, इसकी जगह भी चेंज करनी है और ये जो नाट भी लगा देने हैं। अगर लगा हुआ है तो उतार देना नाट, नहीं लगा हुआ तो लगा देना। ठीक हो गया, ये याद रखिए। अब देखिए क्या करेंगे, कंट्रापोजिटिव क्या होगा, इसको इधर ले आए और नाट Q कर दें, अच्छा इसको इधर ले आए और नाट P कर दें, ये आ गया। अच्छा मैं अगर आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अगर आपके पास ये आ जाए, देखें ये भी जरा देख लीजिए, इसका नाट Q है, अच्छा इसका कन्वर्स क्या होगा भला, ये नाट P से Q है, ये क्या होगा Q से नाट P। ठीक है, क्या होगा बेटा, Q से ये नाट P से Q है, ये Q से नाट P होगा। अब इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स से क्या करते हैं, जिसके साथ नाट लगे होते हैं
वो हटा देते हैं, जिसके साथ नहीं लगा देते हैं, तो P इंप्लाइज नॉट Q हो जाएगा। अच्छा, अब कंट्रापॉजिटिव क्या है? कंट्रापॉजिटिव क्या है कि इसको उल्ट भी कर देना है और नॉट भी चेंज कर देने हैं। तो ये देखिए ये आ जाएगा बेटा नॉट Q इंप्लाइज P। तो ये बेटा हमारे पास कंट्रापॉजिटिव आ गया। ठीक हो गया, ये भी बेटा हमारे पास हो गया। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं और देखते हैं बेटा इससे क्या होना है। जी बेटा, नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि कन्वर्स एंड रिवर्स बेटा इक्विवेलेंट होते हैं। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए बेटा याद रखना है कि जो कन्वर्स होता है और इनवर्स होता है ये हमेशा आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। अच्छा, आगे चलते बेटा, ये आपको एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। अच्छा, टोटोलॉजी क्या होता है बेटा? याद रखिए कि ये जो आपने देखिए, आपने प्रीवियस जो आपने क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे जो टेबल्स थे, वहाँ पे जो लास्ट टेबल था जिस पे रिजल्ट्स आ रहे होते थे, अगर वहाँ जो लास्ट टेबल है वहाँ पे सारे के सारे ट्रू आ जाएं तो फिर वो हमेशा टोटोलॉजी होता है। क्या होता है बेटा? टोटोलॉजी बेटा स्टेटमेंट होती है विच कंटेन्स ओनली ट्रू इन द लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रू टेबल। इन अदर वर्ड्स, स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। इसको बेटा टोटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन को बेटा अब्सर्डिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? और नाम अब्सर्डिटी, ये भी इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन या अब्सर्डिटी। इसमें क्या होता है, लास्ट कॉलम में बेटा आपके पास जस्ट फॉल्स आते हैं। क्या आते हैं बेटा? फॉल्स आते हैं। ठीक हो गया, यानी जो आप सॉल्व कर रहे थे तो उसमें जो लास्ट कॉलम है उसमें अगर अंदर सारे के सारे फॉल्स आ जाते हैं तो वो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? जो अब्सर्डिटी होगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बेटा कहते हैं कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी क्या होगा कि आपके पास कॉन्टीजेंसी में क्या होगा? कॉन्टीजेंसी में ये होता है कि अगर आपके पास ट्रू और फॉल्स, ये इफ कंटेन्स बोथ ट्रू एंड फॉल्स इन द लास्ट कॉलम, यानी आपके पास लास्ट कॉलम के अंदर कुछ ट्रू आ जाते हैं कुछ फॉल्स आ जाते हैं, तो आप फिर क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी? कॉन्टीजेंसी है। यानी मिक्स आ जाए तो आप क्या बोलेंगे बेटा? वो कॉन्टीजेंसी है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल पे, तो उस वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये आप इस कॉलम को अगर आप ज़रा देख लें तो यहाँ पे जो लास्ट कॉलम आपके पास आया है, क्या है बेटा? जो लास्ट कॉलम आया है उसको ज़रा आप देखें, ये वाला, इसमें देखिए कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है। तो जिसमें कुछ ट्रू आते हैं और कुछ फॉल्स आते हैं तो वो होता क्या भला? वो क्या होता है? ये हमने अभी पढ़ा है कि कुछ में ट्रू और फॉल्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंसी। क्या बोलते हैं बेटा उसको? कॉन्टीजेंसी। यानी ये जो हमने अभी अभी जो पढ़ा है ये बेटा हमारे पास असल में है क्या? ये असल में कॉन्टीजेंसी है। ये क्या बेटा? कॉन्टीजेंसी है। क्यों? क्योंकि लास्ट कॉलम में कुछ ट्रू आ रहे कुछ फॉल्स। अगर ये सारे के सारे ट्रू आ जाते फिर हमने कहना था टोटोलॉजी है। ठीक है, अगर सारे के सारे फॉल्स कहते तो हम कहते ये क्या है जी? अब्सर्डिटी है या कंट्राडिक्शन है। ये बेटा बस आपने याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके काम आएंगी। अच्छा, यहाँ पे जरा आप थोड़ा गौर करें, ये आ गया आगे बेटा क्वांटिफायर। ये क्या होते हैं बेटा? ये दो तरह के होते हैं। आपको एमसीक्यूज में आएगा कि क्वांटिफायर होता क्या है। तो बेटा ये वर्ड्स होते हैं या सिंबल्स होती हैं जो कन्वे करती हैं, आइडिया कन्वे करती हैं। किस तरह का? किसके बारे में? क्वांटिटी और नंबर्स के बारे में। उसको बेटा क्वांटिफायर कहते हैं। और आपको एमसीक्यूज में आ सकता है ये कितनी तरह के होते हैं मैथ के अंदर? ये बेटा मैथमेटिक्स के अंदर क्वांटिफायर दो तरह के होते हैं। एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है जिसको बोलते हैं फॉर ऑल। ये जो वर्ड है इसको बोलते हैं बेटा फॉर ऑल। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर ऑल बोलते हैं। अच्छा जी, तो फॉर ऑल कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, ये सबको डिपेंड। आगे बेटा एग्जेंशियल क्वांटिफायर है। ये क्या है? इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ये देखिए इस तरह सिंबल डालते हैं ऐसे करके और ऐसे लाएं, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट, ये बेटा हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आ गया। द सिंबल देयर रीड एट देयर एग्जिस्ट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो इसको सिंबल को बेटा हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंप्यूटर पे लिखा है तो इतना अच्छा नहीं लिखा गया। इसको बेटा हम पढ़ते हैं सच डैट। इस सिंबल को बेटा पे क्या पढ़ते हैं हम? सच डैट। ये भी नोट कर लेना है कि इस सिंबल को हम सच डैट पढ़ते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ देयर एग्जिस्ट भी पढ़ लेते हैं। ये चीज़ बेटा हमारे पास होगी। अच्छा बेटा नेक्स्ट, ये लास्ट हमारे पास स्लाइड है जिसके साथ हमारा लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। आप भी थक गए होंगे। देखिए बेटा जी, बेटा रिजल्ट्स हैं और ये लॉजिकल है। बेटा कुछ सेट्स को हम लॉजिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बेटा ये जो ए है ये ज़रा गौर कर ली, ए को हमेशा आप पी में कन्वर्ट करेंगे और बी जो है हमेशा आप इसको क्यू में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास सेट सी आ गया उसको आप आर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये याद रखिए यूनियन को हमेशा आप आर में चेंज करेंगे, इंटरसेक्शन को बेटा हम हमेशा एंड में चेंज करेंगे। और याद रखिए जो कंप्लीमेंट होगा जिसको आप सी बोलते हैं या आप डैश से शो कर देते हैं उसको हमेशा हम नॉट से शो करेंगे। ठीक है, बस ये याद रख लें जो बातें भी बताई हैं। ये देखिए ए है, ए को पी कह दें,
ठीक है, यूनियन को क्या कह दिया, आर कह दिया, बी की जगह क्यू लगा दिया। चले, ए को आपने पी कह दिया, इंटरसेक्शन को एंड कह दिए और बी को क्यू कह दिया। चले, अब ए है, ए को आपने पी कहना है और कंप्लीमेंट को नॉट, नॉट पी कह दिया। बिल्कुल इसी तरह बेटा होल कंप्लीमेंट है, नॉट कहेंगे, और ए को बी और इंटरसेक्शन को एंड, ये आ गया। इसी तरह बेटा ये और इसी तरह ये, ठीक हो गया। इसके साथ ही बेटा हमारा ये क्विक वाला रिव्यू वाला लेक्चर हमारा वाइंड अप हो गया। इसके साथ बेटा अगर याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा मजीद क्विक रिव्यू पे लेक्चर सुने तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे TSSPK द स्टडी स्पॉट के नाम से आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कभी भी MCQs के नंबर ना कटे, अगर आप समझते हैं कि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है और बार बार आपके क्विज़ेस के अंदर नंबर्स डिडक्ट हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो आपका ये मसला सॉल्व हो सकता है अगर आप बनते हैं हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही बेटा हमारे इसके साथ ही सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।